लाल किताब में कुछ ऐसे सूत्र हैं जो यदि जन्म कुंडली से उपाय के रूप में स्थापित कर दिए जाएं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। छोटे छोटे सूत्र उपाय के साथ मैं बताऊंगा। जैसे पहले भाव में जो ग्रह होते हैं वह राजा की तरह व्यवहार करते हैं, वही कुंडली में सब कुछ का संचालन करते हैं। तो पहले भाव का जो ग्रह होता है उसी की प्रकृति व्यक्ति की प्रकृति होती है। सातवें भाव में मंत्री बैठता है, मंत्री जो राजा को सलाह दे, तो राजा उसी प्रकार से काम करेगा जैसा मंत्री सलाह देगा। सातवां भाव रोजी रोजगार काम धंधे का भी है, दाम्पत्य सुख का है, स्त्री का भी है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर पहले भाव में शनि बैठा है और सातवें भाव में शुक्र बैठा है तो शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र शनि को जो सलाह देगा और शनि के नेतृत्व में जो काम होगा सब उन्नति होगा, सब उन्नति कारक होगा। अब जो ग्रह पहले भाव में बैठता है, सातवें भाव का ग्रह मंत्री हो गया। आठवां भाव पहले भाव की आंखें हैं और 11वां भाव पैर। तो जहां पर पैर होगा वहां पर संचालन ज्यादा करने की स्थिति होगी। 11वां भाव लाभ है। हर राजा की स्थिति यही होती है कि उसका पैर वहां जाता है जहां लाभ होने की स्थिति हो, और हर राजा की स्थिति यही है कि वह वही देखता है जो उसकी आंखें उसको दिखाती हैं। अब इससे बहुत बड़ा सूत्र मिलता है। सूत्र ये मिलता है कि जैसे मान लो आपकी कुंडली में पहले भाव में ग्रह है और आठवें भाव में ग्रह है। पहले में राजा है कुंडली में, आठवें भाव में ग्रह है, तो आठवें भाव में जो ग्रह होगा उसकी आंख से राजा देखेगा सातवें भाव को। अब सातवां भाव मान लीजिए शुक्र का घर है, सातवां भाव मान लीजिए शुक्र का घर है और आठवें भाव में शनि बैठा है और पहले भाव में सूर्य बैठा है। समझिएगा, अब सूर्य शनि परस्पर शत्रु हैं, लेकिन सूर्य भगवान सातवें भाव को शनि के चश्मे से देखेंगे, और जब सातवां शनि के चश्मे से देखेंगे तो अगर हम सातवें में शुक्र की स्थापना कर दें तो शुक्र और शनि मित्र हैं, तो रोजी रोजगार काम धंधे में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों? लग्न में देखो सूर्य बैठा है, अष्टम में शनि, सूर्य और शनि परस्पर यहाँ पे टक्कर की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में सूर्य शनि को और शनि सूर्य को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर हम शनि की प्रतिष्ठा के लिए सातवें खाने में शुक्र की स्थापना कर दें तो शनि की नजर से जब सूर्य शुक्र को देखेगा, शनि की नजर से, तो वही सूर्य शुक्र की सहायता करेगा। शनि मित्र होने के नाते शुक्र की सहायता करेगा। अब सातवां खाना जग गया। सातवां खाना के जगने से क्या मिलेगा? सुंदर स्त्री, सुंदर रोजी रोजगार, काम धंधा, रोज की कमाई। तो जीवन में चार चांद लग जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य और अष्टम में शनि है, तो आपको इतना तो पता चला कि सूर्य वह है जो शनि का चश्मा लगाएगा। तो जब शनि का चश्मा लगाएगा तो शनि के चश्मे से सातवें भाव को देखेगा। लेकिन सातवें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है तो जो ग्रह किसी भाव को देखता है, अगर उस भाव में कोई ग्रह न हो तो सो जाता है। अब शनि, अगर सूर्य, यहां पर सूर्य यदि सातवें भाव को देखेगा और सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं रहेगा तो सो जाएगा। अब सोया हुआ भाव कब जगता है? सोया हुआ भाव तब जगता है जब उस भाव से संबंधित कोई बड़ा काम हो। अब सातवां स्थान क्या है? विवाह का है, रोजगार का है, साझेदार का है। तो तीन ही परिस्थिति में सातवां भाव जगेगा कि हम विवाह करें,
हम किसी के साथ साझेदारी में काम करें या फिर अपना रोजी रोजगार स्थापित करें, अपनी रोजी अपनी कमाई खुद करें। ये तीनों परिस्थितियां जब वो भाव सोया हुआ होता है, ग्रह सो गया, भाव सो गया, तो ऐसी स्थिति में जल्दी रोजगार का अवसर नहीं मिलता, जल्दी विवाह का अवसर नहीं मिलता, जल्दी साझेदार भी नहीं मिलता, और अगर कभी साझेदार मिलता भी है तो हड़पने की संभावना रहती है, लूटने की संभावना रहती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसी स्थिति में आदमी लंबे समय तक दुख भोगने की स्थिति में होता है। लेकिन अब अगर हम छोटा सा उपाय कर दें कि यदि हम जानकार हैं और सातवें भाव को हम जगाना चाहते हैं, सातवें भाव को हम जगाना चाहते हैं, तो एक तो ये होता है कि सातवां भाव संबंधित कार्य करें, उसमें हलचल हो। हलचल के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा, साझेदारी में काम करना पड़ेगा, या फिर अपना रोजगार करना पड़ेगा। ये बड़ा चीज है, ये आप आसानी से नहीं कर सकते, ये मर्जी का नहीं है, और फिर इतनी जानकारी भी आपको नहीं। तो सातवें भाव में शुक्र, सातवें भाव में हम किसी ग्रह की प्रतिष्ठा करें तो सूर्य है। अब सूर्य का मित्र क्या है? बृहस्पति है, मंगल है। बृहस्पति को, मंगल को अगर हम सातवें घर में प्रतिष्ठा करेंगे तो ये सातवें भाव के शत्रु है, ग्रह हैं, शत्रुता प्रकट करते हैं। लेकिन सूर्य के मित्र हैं, लेकिन हमें सातवें भाव की भी रक्षा करनी है। ऐसी स्थिति में हम सातवें भाव के जो ग्रह हैं, जो सातवें में शुक्र अपने घर में होता है, बुध सातवें भाव का संरक्षण करता है, तो हम सातवें भाव में किसी ग्रह को अगर स्थापित कर दें तो सातवां भाव अपने से जग जाएगा। अब मान लो हमारा रोजी रोजगार नहीं हो पा रहा है, हमारी विवाह शादी नहीं हो पा रही, हमारी कमाई नहीं हो पा रही, तो हम क्या काम करेंगे? सातवां भाव किसका है? सातवां भाव शादी विवाह का है ना। सातवां भाव शुक्र का है ना। शुक्र क्या है? बीज है। अब बीज को जनन के लिए या फिर बीज को विकास के लिए आश्रय कहां मिलता है? ये धरती योनि मंडल है, पृथ्वी पर मिलता है, मिट्टी में मिलता है। तो सातवां भाव ऐसी मिट्टी है जहां पे खेती होती है, जहां पे घासें उगी हुई हैं, जिस जमीन पर पैदावार हो रहा है, जिस जमीन पे हरियाली है, मैदानी मिट्टी जहां पे अन्न, अनाज, सावा, कोदो, कुल्थी की उपज हो रही है। तो सातवें भाव में हम किसी ग्रह को पहुंचाने के लिए क्या काम करेंगे? उससे संबंधित सामान एकत्र करके उसी मिट्टी में थोड़ा सा खन के दबा देंगे। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखो, पहले खाने में सूर्य था, हम सातवें खाने में शुक्र का सामान दबाएंगे, बुध का सामान दबाएंगे। कैसे दबाएंगे? हम बुध का सामान दबाने के लिए हरा मूंग लेंगे और उसे केले के पत्ते में लपेटकर घास फूस के का बना लेंगे धागा, उसी से लपेटकर उसको जमीन में दबा देंगे। अब सातवें में बुध आ गया, सातवें में शुक्र की प्रतिष्ठा मैंने कर दी। कच्ची मटकी में दही सुखा लिया, थोड़ा सा उसे छान फान लिया, उसे थोड़ा सा मोटा कर लिया, मोटा करके मिट्टी के बर्तन में डाल के जमीन में गाड़ दिया। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र भी सातवें खाने में मैंने स्थापित किया, बुध को भी सातवें खाने में स्थापित किया। अब आठवें के चश्मा से सूर्य ने देखा, तो सूर्य ने क्या काम किया? आठवें के चश्मे से देखा, शनि के चश्मे से। शनि शुक्र का भी मित्र था, बुध का भी मित्र था। अब स्थिति क्या हुई? सातवां खाने में इतना बल बढ़ गया कि सातवें में शनि का प्रभाव आ गया, शुक्र का प्रभाव आ गया, बुध का प्रभाव आ गया और सूर्य का असर मिल गया। अब सातवां रोजी रोजगार का खाना है। रोजी को राज्य प्रदान करने का बल किसमें है? सूर्य में है। शुक्र ने बल दे दिया, शुक्र स्त्री, रोजी रोजगार, काम धंधा। बुध ने जमीन दे दी, शनि ने हवा दे दी। अब आप कोई काम करेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। शादी विवाह नहीं हो रही है, शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। तो आप देखो, एक कुंडली वो थी जिसमें पहले खाने में सूर्य था, आठवें में शनि था। सूर्य और शनि का परस्पर टक्कर था। सूर्य शनि को बर्बाद कर देता, शनि सूर्य को बर्बाद कर देता। व्यक्ति के जीवन में कुछ भी ना आता,
न रोजी, न रोजगार, न नौकरी, न स्त्री, कुछ भी न मिलता और व्यक्ति का जीवन 2 कौड़ी का रहता। अगर खुदा न खास्ता कभी लोग लाग डांट करा के औरत इत्यादि की प्रतिष्ठा कर भी देते, शादी विवाह करा भी देते, तो दाम्पत्य जीवन भी उन्नति कारक नहीं होता। लेकिन छोटा सा उपाय, कच्चे मटके में दही की प्रतिष्ठा मिट्टी के अंदर, केले के पत्ते में मूंग की प्रतिष्ठा मिट्टी के अंदर, उसकी जिंदगी पलट देता है, जीवन में रस घोल देता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो ये लाल किताब के जो ये सूत्र हैं, ये वरदान है। अच्छा, ये सूत्र इस बात की भी प्रतिष्ठा करते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति, कहीं पे खेती हो रही है, बीज बोने का काम है, बीज बोने का काम है, और बीज में काले उड़द की अगर खेती हो रही है, काले उड़द के कह रहे हैं, मूंग की खेती हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने हाथ से मिट्टी में मूंग बोने का काम कर दे तो बुद्ध की प्रतिष्ठा अपने से हो जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से छोटे छोटे उपाय, 7वें में शुक्र की प्रतिष्ठा करो, बुद्ध की प्रतिष्ठा करो। शुक्र की प्रतिष्ठा ऐसे भी कर सकते हो, ये तो मान लीजिए टोटका है, टोटका त्वरित फल दे देता है, लेकिन अगर ऐसी कुंडली है तो जैसे पत्नी ले आए तो पत्नी को चाबी दे दो, पत्नी को मलिकाना दे दो, पत्नी को देख रेख करने दो, अरे पत्नी तो है ही, थोड़ा भरोसा करो। तो शनि के नजर से जब सूर्य 7वें खाने को देखेगा तो शनि शुक्र का मित्र है, बुद्ध का मित्र है, और 7वां खाना बम बम हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे पूरी तरह से समझ लिया होगा कि वो 7वां खाना जिसमें स्त्री था, रोजी रोजगार था, दाम्पत्य सुख था, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी में खुशहाली थी, वो बिल्कुल बर्बाद खाना था, लेकिन जगत गुरु केशव महाराज ने ज्योतिष के सूत्रों से उसे बिल्कुल आबाद कर दिया। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए चौथे खाने के ग्रह 10वें खाने को देखते हैं। 10वां खाना स्थायी नौकरी का है, राज्य का है, ये शनि का घर है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, 10वां खाना, अब चौथे खाने में मान लीजिए आपका बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति ने 100% दृष्टि से 10वें खाने को देखा, और 10वें खाने में कोई ग्रह नहीं है, बृहस्पति सो गया। अब ऐसी स्थिति में आपका बृहस्पति जो चौथे खाने में सुख दे सकता है वो सुख भी नहीं देगा, और 10वें खाने में जो नौकरी दे सकता था, आपको लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बना सकता था, वो भी नहीं बनाएगा। तो आपका दोनों भाव यहां पे नुकसान कर रहे हैं ना, दोनों भाव नुकसान कर रहे हैं। तो यदि हम 10वें भाव में कोई ग्रह पहुंचा दे तो हमारा 10वां भाव भी जग जाएगा, चौथा भाव भी जग जाएगा। और चौथा भाव सुख का है, घर का है, जमीन का है, मकान का है, वाहन का है, खेत का है, खलिहान का है, बाग का है, बगीचा का है। तो अगर हमारा चौथा भाव जगेगा तो हमें खेत मिलेगा, खलिहान मिलेगा, जमीन मिलेगा, मकान मिलेगा, बाग मिलेगा, बगीचा मिलेगा। और यदि हमारा 10वां खाना जग गया तो हमें नौकरी मिलेगी, चाकरी मिलेगी, स्थायी इनकम का साधन मिलेगा, राजा से सहायता मिलेगी, पिता से सहायता मिलेगा, हमारा राज्य स्थायी होगा। तो अब ऐसी स्थिति जिसकी कुंडली में है कि चौथे भाव में ग्रह है और 10वें भाव में ग्रह नहीं है, तो बहुत सरल सा प्रयोग है कि हम 10वें भाव में ग्रह को स्थापित करें। अब 10वां स्थान कहां है ये भी जानने की जरूरत है। तो 10वां स्थान जानने से पहले मैं हर कुंडली के भाव का स्थान बता दे रहा हूं। जैसे पहला स्थान, पहला भाव जो शरीर का है, उसमें पूरा शरीर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, गौरव सब आता है। तो पूरे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो भ्रिकुटी का मध्य है, ये मस्तक, ये माथा, यहीं से पूरे शरीर का संचालन होता है। तो अगर किसी भी ग्रह को पहले खाने में प्रतिष्ठा देना है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो माथे पे टीका लगाओ, माथे पे टीका लगाओ, और पूरे मस्तक का शोभा इस गले से, इस कंठ से है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो पहले भाव में किसी भी ग्रह को पहुंचाने के लिए कंठ में टीका लगाओ या फिर गले में माले के रूप में पहनो। जैसे मंगल को पहनना है, मंगल को पहले खाने में ले आना है, मंगल यंत्र, बुद्ध को ले आना है, बुद्ध यंत्र। बुद्ध यंत्र न पहन सको तो हरे रंग की कोई चीज गले में पहन लो। मंगल को लाना है, लाल रंग की चीज कोई गले में पहन लो। तो स्थायी रूप से पहले खाने में मंगल, बुद्ध, बृहस्पति,
स्वरूप प्रकट करेंगे, अपना लक्षण प्रकट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति शराबी है, कबाबी है और उसके अंदर बहुत सी बुरी बुरी आदतें हैं, तो उसको अगर गले में हल्दी पहना दो तो पहले खाने में गुरु आकर बैठ जाएगा। अब वो गुरु जब बैठा लेगा अपने खाने में, तो जब वो मीट मांस खाने जाएगा अंदर से आवाज आएगा गलत है, गलत है, गलत है। 10 महीना 15 महीना खाएगा, उसके बाद छोड़ देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी भी ग्रह को पहले खाने में लाने के लिए माथे पे टीका लगाओ, गर्दन में टीका लगाओ, माला बना के पहनो। अब ठीक इसी तरह से दूसरा भाव किसका है मेरे परम प्रिय शिष्यों? दूसरा भाव गाल का है, वाणी का है, मंदिर का है, खजाने का है, परिवार का है। तो दूसरे भाव में किसी ग्रह को पहुंचाना है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को या तो परिवार में बांट दो। बांटना है, स्थायित्व तो नहीं है उसमें, बांटोगे तो खा लेंगे, उपयोग कर लेंगे। तो खाने पीने की चीज यदि बांटना है तो 40 दिन 50 दिन लगातार बांटो, और स्थापित करने वाली चीजें हो तो एक बार में करो। जैसे दूसरे भाव में स्थापित करना चाहते हो किसी ग्रह को, तो मंदिर है, मंदिर में दे दो, मंदिर निर्माण में दे दो। स्थापित करना चाहते हो अपने तिजोरी में ले जाकर उससे संबंधित सामान, जहां पे गहना गुड़िया रखे हो, पैसा रुपया रखे हो, वहां रख दो। अब या तो फिर अपने परिवार के लोगों में उससे संबंधित चीजों को, खाने पीने की चीजों को बांटो। अब मान लो तुम दूसरे में शुक्र की स्थापना करना चाहते हो, तो अपने परिवार के लोगों को दही खिलाओ। एक प्रमाण मैंने दिया। अगर हम दूसरे भाव में अटकेंगे तो बहुत देर तक दूसरे भाव की बात करेंगे। अब आ जाओ तीसरे भाव में। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, और पराक्रम का जो स्थान है ना, वो भुजा है, भुजा। तीसरा भाव मुख्य रूप से दाहिनी भुजा है, लेकिन फिर भी भुजा का स्थान, पर फेफड़े का स्थान, भुजा का स्थान तीसरे भाव में। तो किसी भी ग्रह को तीसरे भाव में ले जाने के लिए उससे संबंधित चीज को कलाई में धारण कर लो, भुजा में धारण कर लो, अंगूठी में छल्ला बना के पहन लो। जैसे शुक्र को धारण करना चाहते हो, जरकन का कोई ब्रेसलेट बनवा लो। यहाँ पे कलाई में कोई चीज, मंगल को धारण करना चाहते हो तो तांबे का यंत्र ले लो, तो ताबीज ले लो, उसमें मंगल कवच बना के अपना भुजाओं में पहन लो। चौथा जो भाव होता है ना, वो बहते पानी का है, जल का है, स्वच्छ जल का है मेरे परम प्रिय शिष्यों। नदी है, झरना है मेरे परम प्रिय शिष्यों। चौथा भाव जल का है, और चौथा भाव अपने घर का भी है। चौथा भाव जनता का है। तो जनता जब अपनी दिशा चुनती है, जनता जब अपनी दिशा चुनती है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो वो स्थान क्या होता है? वो चौराहा होता है। और जल जब प्राणदायनी होता है तो नदियों में बहता है। समुद्र का जल सीधे पी नहीं सकते, लेकिन प्राणदायनी जो जल होता है, जो सुख देने वाला जल होता है, वो नदियों में बहता है। तो चौथे भाव में किसी चीज को ले जाना है, किसी ग्रह को ले जाना है। मान लीजिए चौथे भाव में आप शुक्र की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, तो दही को आटे से सान कर छोटी छोटी गोलियां बना के मछली को खिलाओ। चौथे भाव में मंगल को ले जाना चाहते हो, तांबे का चौकोर पत्थर ले लो, 9 के टुकड़े में, उसे नदी में प्रवाहित कर दो, लाल मसूर नदी में प्रवाहित करो। गुरु को प्रतिष्ठित करना चाहते हो, चौथे में नदी में लेकर चने का दाल प्रवाहित करो। तो ये सब के सब जो मैं उपाय बता रहा हूं बहुत आसान है, और ये सब उस जल को आवश्यक भी है। जल में मछलियां होंगी, छोटे छोटे जीव होंगे, जब आप दाल प्रवाहित करोगे तो खाएंगे, उनका भी जीवन चलेगा। पांचवा खाना मेरे परम प्रिय शिष्यों छोटे बच्चों का है। वैसे तो पांचवा ज्ञान का है, विद्या का, बुद्धि का और प्रेमिका का। तो पांचवें खाने में किसी ग्रह को ले जाना है ना, तो उस संबंधी अध्ययन करो। जैसे पांचवें भाव में हम शनि की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो हम शनि के विषय में पढ़ें, जाने कौन है, क्या है। पांचवें भाव में अगर सीधे टुटका करना चाहते हो, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तु लो और 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को उसे खिला दो।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, 5 से लेकर 10 साल के बच्चे को खीर खिलाओगे तो चंद्रमा 5वें घर में प्रतिष्ठित होगा। अगर बेसन का लड्डू खिलाओगे तो गुरु प्रतिष्ठित होगा। इसी प्रकार से अगर आप गेहूं भुजवा कर बच्चों को बांट रहे हो तो सूर्य प्रतिष्ठित होगा। तो अलग अलग जो द्रव्य हैं, जैसे सूर्य कहाँ पे प्रतिनिधित्व, सूर्य में तिक्त होता है, सूर्य में तीखा गुड़ होता है, तो गुड़ों के आधार पर चयन कर लो कि कौन सा ग्रह का कौन सा द्रव्य है, बच्चों को खिलाओ। तो जो ग्रह तुम्हें वहां ले जाना है तुम उस स्थान पर उस ग्रह की प्रतिष्ठा कर दो। इसके अलावा उपहार भी दे सकते हो बच्चों को, जैसे लोहा प्रकाल जो होता है ना, जिसमें इंची इंची सब रहती है, उसमें लोहे का बना होता है, वो शनि और राहु की प्रतिष्ठा करता है। अगर 5वें में आपको प्रतिष्ठा करनी है तो बच्चों को प्रकाल, चिमटी और कैंची जिसमें रहता है सेक्शन डिसेक्शन बॉक्स क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बॉक्स, आप उसको बांट दो। अब इसी तरह से छठा भाव मेरे परम प्रिय शिष्यों पाताल लोक का है। तो पाताल लोक अब यहां धरती पे कहां मिलेगा? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों पाताल लोक उसको माना गया है जहां ठहरा हुआ जल हो। ठहरा हुआ जल मेरे परम प्रिय शिष्य, जैसे तालाब का जल, जैसे कुएं का जल, ये सब ठहरे हुए जल हैं। तो अगर किसी ग्रह को तुम छठे भाव में ले जाना चाहते हो तो तुम उसको उससे संबंधित द्रव्य इकट्ठा करके तालाब में छोड़ दो, कुआं में छोड़ दो। इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों 7वां भाव जनन का है, जानते ही हो, और जनन का सबसे बड़ा केंद्र मिट्टी है। मिट्टी में कोई भी बीज बोओगे तो जम जाएगा। तो मिट्टी में जमीन में खन के थोड़ा सा 4 अंगुल खन के जमीन के नीचे दबा दो। 8वां खाना तुम सब लोग जानते हो मृत्यु का है। तो मृत्यु का स्थान कहाँ है? मृत्यु होने पर आदमी को कहाँ लिवाया जाता है? शमशान में, कब्रिस्तान में। तो अगर किसी भी ग्रह को 8वें खाने में पहुंचाना हो तो अब क्या करोगे? स्मशान में छोड़ के आओ, स्मशान में गाड़ के आओ, कब्रिस्तान में छोड़ के आओ, कब्रिस्तान में गाड़ के आओ, जहां मुर्दे जलते हों, जहां पे मुर्दे दफनाए जाते हों, उन स्थानों पे छोड़ो। 8वें भाव की प्रतिष्ठा करना है तो अगर कोई व्यक्ति दफनाया जा रहा है उनकी मदद करो, कोई मुर्दा जलाया जा रहा है उसमें लकड़ी दो, कफन दो। 9वां भाव किसका है मेरे परम प्रिय शिष्यों? धर्म का है, तप का है, जप का है, यात्रा, तीर्थ यात्रा का है। तो अगर 9वें भाव में कोई ग्रह की प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो तीर्थ की भूमि, जैसे प्रयाग है, जैसे काशी है, जैसे हरिद्वार है, नदी के किनारे खड़ा होकर, तीर्थ स्थान में खड़ा होकर। देखो तीर्थ और मंदिर में अंतर है। मंदिर को दूसरे भाव से देखते हैं, तीर्थ को 9वें भाव से देखते हैं। तो तीर्थ स्थान पे, नदी के किनारे, मंदिर के सामने, या जो विशिष्ट हो, जैसे गया तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है, इन स्थानों में जाकर जिस ग्रह से संबंधित चीजों को आपको 9वें भाव में ले जाने का है, अगर मान लो आप चने का दाल दान करते हो तो 9वें में गुरु जाएगा, मूंग दान करते हो तो 9वें में बुध जाएगा, दही दान करते हो तो 9वें में शुक्र जाएगा। और 10वां स्थान क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों? 10वां स्थान सरकारी स्थान है, पिता का स्थान है। तो 10वां स्थान में ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां पे सरकार का स्थान हो या फिर सरकारी प्रांगण का उस पर छाया पड़ता हो। 10वां स्थान शनि का घर है और सूर्य का राज्य है। राज्य हमेशा सूर्य का होता है और 10वां स्थान घर शनि का है। तो शनि मजदूरों की प्रतिष्ठा करता है। तो सूर्य भगवान का या राजा का वो स्थान जहां पे मजदूरों की प्रतिष्ठा होती हो, जहां मजदूरों का कार्य लगा हुआ हो, ऐसे जगह पे, जैसे कहीं पे रेल की पटरियां बिछ रही हो, कहीं पे रेलवे बन रहा हो, कोई ऐसा म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर हो जहां पे विविध प्रकार के मजदूर, मिस्त्री इत्यादि इकट्ठा होते हो, सरकारी काम चल रहा हो, सरकारी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा हो, सरकारी स्कूल का निर्माण हो रहा हो, सरकारी भवन का निर्माण हो रहा हो, ऐसे स्थान के, ऐसे छाया के नीचे तुम गुरु का द्रव्य छोड़ोगे तो 10वें में गुरु प्रतिष्ठा होगा, शुक्र को छोड़ोगे शुक्र प्रतिष्ठा होगा, बुध, चंद्रमा, जिसका भी द्रव्य छोड़ोगे उस स्थान का फल देना शुरू कर देगा। एकादश स्थान धर्म का स्थान है। धर्म के 3 स्थान हैं। दूसरा स्थान मंदिर का, 9वां स्थान धर्म स्थल तीर्थ स्थान का,
और 11वां स्थान उन मंदिरों को दिखाता है, उन धर्म स्थान को दिखाता है जो पहाड़ों पर हैं, जो ऊंचाई पर बसे हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, 11वां स्थान लाभ का होता है। तो जो ऊंचे पहाड़ा देवी मंदिरों में बसे, बड़ी बड़ी देवियां हैं ना, तो लाभ के स्थान पर हर ग्रह लाभ ही करता है। यही वजह है कि जो ऊंचे पहाड़ा देवी की मंदिरें हैं, जो ऊंचे पहाड़ पे मंदिर बने हैं, वहां जाकर तुम नारियल चढ़ा आते हो, तुम लड्डू चढ़ा आते हो, तुम बिस्कुट मलाई चढ़ा आते हो, तो वहां से आने के बाद तुम्हें फायदा ही फायदा होता है। तुम चले जाओ मैहर, चले जाओ माता विंध्यवासिनी में, अष्टभुजा देवी में, चले जाओ कामाख्या का मंदिर में, चले जाओ वहां पे वैष्णव धाम में। जब वहां से लौटोगे ना, तो कुछ न कुछ तुम्हें उन्नति मिलेगी। लेकिन वहां जाने पर तुम कुछ चढ़ा के आना। कुछ लोग खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ लौट आते, वो खाली के खाली ही रह जाते। वहां जाओ तो नारियल चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, क्योंकि एकादश भाव में जो भी ग्रह प्रतिष्ठित किए जाते हैं वे सब लाभ के ही होते। अब द्वादश स्थान क्या है? द्वादश स्थान में व्यसन है, शयन है मेरे परम प्रिय शिष्यों, भोग है, व्यसन है, शयन है, भोग है, परदेश की यात्रा, विदेश की यात्रा है द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में क्या है? जेल है। द्वादश भाव घर का छत है। तो अगर किसी भी ग्रह को बाहरी स्थान, द्वादश स्थान पर ले जाना चाहते हो, तो संबंधित सामान को घर के छत पर रख सकते हो। द्वादश स्थान पे अगर अपने द्वादश स्थान को जगाना चाहते हो, तो चाहो तो 1-2 दिन जेल जाके चले आओ। द्वादश स्थान की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, जगाना चाहते हो, कभी परदेश की यात्रा कर लो, विदेश की यात्रा कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, द्वादश स्थान व्यसन का भी है। तो जो व्यसन करते हैं, अगर उनका मार्गदर्शन करो तो भी द्वादश जागृत हो जाता है। द्वादश स्थान शयन, और शयन के समय जो शारीरिक संबंध भोग किया जाता है उसका भी है। तो यदि तुम शयन और भोग में किसी स्त्री इत्यादि का चयन कर रहे हो, तो उसको भी यदि कोई द्रव्य दोगे, उसको भी किसी द्रव्य से प्रतिष्ठा प्रदान करोगे, तो उसमें भी द्वादश में ग्रह की प्रतिष्ठा होगी। लेकिन याद रखना, द्वादश में ग्रह की प्रतिष्ठा करने से तुम्हें भोग मिलेगा, शयन मिलेगा, निद्रा मिलेगी, व्यसन मिलेगा। तो जिनकी रातों की नींद हराम हो, उनको देखना चाहिए कि द्वादश स्थान पीड़ित तो नहीं। जिनको रात को नींद ना आती हो, उनको देखना चाहिए कि द्वादश पीड़ित तो नहीं। जिनको रात को पत्नी के साथ सोने चलते हैं तो चारपाई पे झगड़ा होता है, पति पत्नी में नोक जोक 12 बजे रात शुरू हो जाता है, उनको देखना चाहिए कि द्वादश स्थान पर ग्रह की प्रतिष्ठा करनी है कि नहीं। तो इस तरह से 12वें भाव में, 12 भाव में जब हम ग्रह को स्थापित कर देते हैं नियम से, सूत्र से, और ये सूत्र बहुत सरल है मेरे परम प्रिय शिष्य। जैसे पहले भाव में कोई ग्रह अगर बैठा है, तो वो सबसे पहले अपने घर से सहायता लेगा। तो पहला भाव किसका है? मंगल। एक भाव से हम आपको बताएंगे, उसी को समझ लो तो सारे भाव की गणना आप स्वयं कर लोगे। तो पहला भाव किसका है? मंगल और सूर्य का है। ठीक। अब पहले भाव में मंगल सूर्य बैठेंगे तो भी फायदा होगा, मंगल सूर्य के मित्र बैठेंगे तो भी फायदा होगा। तो पहले भाव में मान लो सूर्य बैठा है, तो बम बम हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य प्रतिष्ठा करेगा तुम्हारे शरीर का, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से। लग्न में सूर्य बैठे हो तो व्यक्ति को प्रेमिका मिल ही जाती है, व्यक्ति को ज्ञान, विद्या, बुद्धि, अलौकिक कौशल मिल ही जाता है। अब पहला भाव सबसे पहले किससे सहायता लेगा? पहला घर 8वां घर मंगल का होता है। माने पहले घर का जो संबंधी घर है वो 8वां घर है। यद्यपि पहले 8वें में लड़ाई है, लेकिन फिर भी वह अपने ही घर से सहायता लेगा, तो फिर अपने घर में जाएगा दूसरे घर में देखने। अगर दूसरे घर में भी मित्र बैठा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो पहला घर बम बम हो जाएगा। अब 8वां घर किसका है? मरे हुए लोगों का। तो मरे हुए लोग क्या देते हैं? पैतृक संपदा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर पहले घर में सूर्य बैठा है और 8वें घर में मंगल बैठ जाए, अब यहां पे सामान्य ज्योतिषाचार्य तो देखेंगे, अरे तो कुंडली मंगला हो गई और मंगल सूर्य टक्कर के भी हो गए।
लेकिन मैं बताऊं, इसमें भी व्यक्ति को अद्भुत ज्ञान, कौशल, विद्या, बुद्धि प्राप्त होगा, राजा बनने की योग्यता प्राप्त होगी और उसको ढेर सारी पैतृक संपदा प्राप्त होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब 8वां खाना मृत्यु का है, पूर्वजों की संपदा का है। तो 8वें खाने की हम प्रतिष्ठा क्या करके करेंगे? कुछ नहीं फायदा, कोई फायदा नहीं। 8वां खाना तो कुल देवता का है, कुल देवी का है। 8वां खाना मरे हुए लोगों का है, पूर्वजों का है, पितरों का है, मरे हुए पितरों का है, जहां से, जिनके बीज से हम पैदा हुए। तो 8वें घर में आप कौन व्यवसाय करेंगे? क्या आप मुर्दा फूकने का व्यवसाय करेंगे, या श्मशान घाट बनाएंगे, या कब्रिस्तान बनाएंगे? तो 8वें घर में कोई व्यवसाय का मार्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जब 8वां घर हमारा मंगल बैठ गया और पहले घर में सूर्य बैठ गया, तो हमें प्रतिष्ठा कहां करनी होती है? हमें प्रतिष्ठा करनी होती है भाग्य की, कि भाग्य से कुछ मिल जाए। हमें प्रतिष्ठा करनी होती है धन की, कि हमें धन से कुछ मिल जाए। और हमें प्रतिष्ठा करनी होती है किससे? हमें प्रतिष्ठा करनी होती है 7वें घर रोजी रोजगार से कुछ मिल जाए, या 10वें अस्थाई नौकरी से कुछ मिल जाए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे जो बात बनी सूर्य और मंगल से, इतनी ही बात बन पाई कि सूर्य की वजह से आपको ज्ञान, विद्या, बुद्धि मिल गया, उन्नत कारक शरीर मिल गया, श्री मिल गया, कांति मिल गया, और मंगल की वजह से पूर्वजों की संपदा मिल गई। लेकिन हम पूर्वजों की संपदा पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम अब रोजी रोजगार की तरफ भागेंगे ना, हम व्यवसाय की तरफ भागेंगे ना। तो अब 7वां घर किसका है मेरे परम प्रिय शिष्यों? रोजी रोजगार, काम धंधे का भाव है। अब रोजी रोजगार, काम धंधे का भाव है, तो पहले घर में जो ग्रह बैठता है वो राजा होता है, और 8वें घर में जो ग्रह बैठता है उसके चश्मे से देखता है, और पहले घर का जो ग्रह होता है वो 7वें को देखता है। और मान लो 7वें में कोई ग्रह नहीं है, तो हम किसकी प्रतिष्ठा यहां पे करेंगे? यहां पे 8वें घर में जब मंगल बैठा है, तो हम 7वें घर में किसकी प्रतिष्ठा करेंगे? अब शुक्र का वो घर है, वहां पर मित्रवत व्यवहार शनि करेगा, बुध बढ़िया व्यवहार करेगा। लेकिन सूर्य जब मंगल के चश्मे से देखेगा और हम वहां पे शनि को बैठा देंगे, तो मंगल तो शनि को 2 चाटा लगा देगा, शनि भी मंगल को मारेगा। तो दोनों आपस में लड़ जाएंगे, मंगल शनि का घर बर्बाद कर देगा, शनि मंगल का घर बर्बाद करेगा। तो पैतृक संपदा पे भी संकट आएगा, रोजी रोजगार पे भी संकट आएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमें 7वें घर में किसकी प्रतिष्ठा करनी है? सूर्य और मंगल के मित्रों की। ये भले वो शुक्र का घर है, भले वो शनि का घर है, भले वो शत्रु हो जाएंगे घर के। तो अब हम मान लो कोई ऐसा ग्रह चुने जो शनि और सूर्य और मंगल का मित्र हो, तो हम इसमें चंद्र भी चुन सकते हैं और बृहस्पति भी चुन सकते हैं। तो हम चंद्र का फल बताएंगे, बृहस्पति तो समय बहुत लगेगा, लेकिन हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो हमने बृहस्पति की प्रतिष्ठा कर दी। बृहस्पति की इसलिए मैंने प्रतिष्ठा यहां की कि बृहस्पति शुक्र का शत्रु है। अब बृहस्पति यहां पे शुक्र का शत्रु है। शुक्र क्या है? सीधे औरत है, शुक्र में बीज है, और बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह है। बृहस्पति में यदि बीज हम लगा भी देंगे, बृहस्पति में बीज, तो गुरु बनेगा। बात समझो। पहले तो ये देखो, जैसे सूर्य प्रकाश है और सूर्य में बीज डालेंगे तो पिता पैदा होगा। इसी तरह से बृहस्पति में अगर हम बीज शुक्र को डालेंगे तो गुरु पैदा होगा। तो अगर हम 7वें में बृहस्पति को रख देंगे तो बीज अगर शुक्र का डालेंगे तो गुरु पैदा होगा। अब गुरु की एक विशिष्टता होती है कि गुरु बेमतलब का पंवारा अपने जीवन में ले लेता है। तो अगर गुरु किसी कमरे में बैठ जाए तो कोई औरत होगी तो भाग जाएगी। अब गुरु के लिए खाना ऐसा होना चाहिए, पीना ऐसा होना चाहिए, सोना ऐसा होना चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो 7वें घर में जब हम गुरु को प्रतिष्ठित करेंगे तो गुरु स्त्री से तुमको दूर रखेगा। स्त्री का सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु की प्रकृति स्त्री के लिए यहां पर पॉजिटिव नहीं है। गुरु शुक्र का मित्र नहीं है। यहां पे स्त्री, अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे और औरत के बीच में श्रेष्ठ होने के भाव की वजह से लड़ाई। तुम कहोगे मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहेगी वो श्रेष्ठ है। लेकिन गुरु की प्रतिष्ठा करने से यहां एक फायदा है। क्या फायदा है?
जब गुरु को हम प्रतिष्ठित करेंगे तो गुरु के जितने भाव हैं उन सबसे सहायता मिलने लगेगी। किसको? रोजगार को। किसको फायदा मिलेगी? रोजगार को। सूर्य से गुरु को पहले ही फायदा मिल चुका है। मंगल गुरु का मित्र है और सूर्य मंगल की चश्मे से देखेगा तो गुरु का मित्र तो पहले था ही और मंगल का भी मित्र, तो यहां पे गुरु प्रभावशाली हो गया। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु के 4 घर हैं। दूसरे घर में जो धन का घर है वहां गुरु पक्के घर का स्वामी है, वहां पर वो ज्ञान से धन प्रदान करता है। पूजा पाठ, अध्यात्म, दर्शन, ये जो कथा, भागवत, पुराण, ये सब कहने से जो धन प्राप्त होता है वो गुरु का धन है। दूसरे वाणी से धन प्राप्त होता है। गुरु 5वें घर में विद्या, संतान और प्रेम का विस्तार करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे गुरु आपको प्रेम दिला देगा, प्रेमिका दिला देगा और विद्या, ज्ञान, वैभव का के रोजी रोजगार में उसकी सहायता करा देगा। अब गुरु को आ जाओ। गुरु धर्म के स्थान, भाग्य स्थान, जप तप के स्थान का स्वामी है। तो अगर 7वें घर में गुरु अगर शुभ प्रभाव में होगा तो आपको जप, तप, स्वाध्याय, दर्शन से जोड़ देगा और आप में तपश्चर्या के बल पर, जैसे मैं ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराष्ट लक्ष्मी मम गृह धन पूरे पूरे नमः जप कर धन इकट्ठा कर लेता हूं और अपार ज्ञान समृद्धि प्राप्त करता हूं, वैसे ही वहां पे गुरु आपको भाग्य से, तप से, जप से, स्वाध्याय, दर्शन, पूजा पाठ से जोड़कर भी आपको पैसा कमवा देगा। इसके अलावा गुरु द्वादश स्थान व्यय का स्वामी होने के साथ साथ बाहरी लोगों का भी स्वामी है, बाहरी संबंधों का स्वामी है। तो वहां पर अगर गुरु बैठेगा तो बाहर के जितने संबंध बनेंगे उसके, दिल्ली से, कलकत्ता से, बंबई से, मद्रास से, उन सब से वो पैसा कमाने का मार्ग तुम्हें बता देगा। तो अब देखो यहां पर गुरु कितना प्रभावशाली हो गया मेरे परम प्रिय शिष्य। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि अगर लग्न में सूर्य है और अष्टम में मंगल बैठा है तो हमें 7वें घर में किसकी प्रतिष्ठा करनी होगी, तो हम कहेंगे नहीं, गुरु की प्रतिष्ठा करो। तो गुरु की प्रतिष्ठा करने के लिए हम फिर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हल्दी की गांठ लो, पीला चीज, और उसे पीले कपड़े में, पीले सूती कपड़े में, कपास के बने कपड़े में लपेटो और लपेट के उसे क्या करो? जमीन में दबा दो, जिससे गुरु की प्रतिष्ठा 7वें घर में हो जाए। और जब गुरु की प्रतिष्ठा 7वें घर में होगी तो पत्नी में थोड़ा सा अहंकार जरूर आएगा। तो पत्नी को तुम तो जानकार हो, तो तुम पत्नी के सामने नरम होकर उसे मलकिन बना देना और बाकी गुरु का जहां जहां से लाभ होगा उसे बटोर कर अपनी तिजोरी में रख लेना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक छोटा सा उपाय तुम्हारे लिए कितना समृद्धिशाली हुआ। ये सूत्र आज मैंने आपको केवल उपाय करने का नियम नहीं बताया, बल्कि लाल किताब के होने वाले चमत्कारों के विषय में बताया कि लाल किताब कैसे काम करता है, लाल किताब का सूत्र कैसे जीवन पे अप्लाई करने पर देखते ही देखते चमत्कार हो जाता है। मैंने ये सूत्र आपको बताए। तो आज चूंकि अब बहुत लंबा वीडियो हो चुका है तो आज हम इतने पर ही समाप्त कर दे रहे हैं। कल और भी बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।